किसी को ज्यादा मिला है तो किसी को कम मिला है। आर्थिक संदर्भों में कोई ज्यादा पैसे वाला है, अमीर है, तो कोई गरीब है। ये असमानता है। किसी को ज्यादा अवसर मिला है तो किसी को कम अवसर मिला है। किसी को ज्यादा अधिकार मिला है तो किसी को कम अधिकार मिला है। ये असमानता है। और इस आधार पर हमारे समाज में उच्च नीच का भेदभाव भी रहा है। और इसी उच्च नीच के भेदभाव से समाज स्तरों में बट जाता है। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जाति व्यवस्था स्तरीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां समाज 4 स्तरों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे निचले स्तर पर शूद्र थे। या आर्थिक आधार पर वर्ग स्तरीकरण व्यवस्था, जहां समाज मोटे तौर पर 3 स्तरों में बटा है: उच्च वर्ग मतलब सबसे अधिक पैसा वाला, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास, और निम्न वर्ग सबसे कम पैसा वाला। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में हम लोगों ने देखा प्रजाति के आधार पर स्तरीकरण है, असमानता है। श्वेत गोरे लोग सबसे टॉप पे है, एशियाई लोग सावले लोग बहुत बीच में है, उससे नीचे ब्लैक अश्वेत, क्लियर है ना? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग आए स्तरीकरण की व्यवस्था अलग अलग समाजों में अलग अलग रही है। परंपरागत भारतीय समाज में जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पर रहा है। आज की लगभग दुनिया के सभी समाजों में जहां औद्योगिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन है, आर्थिक आधार पर ही ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। अब पंडित है तो कोई ऊंचा रखने वाला नहीं है, लेकिन जातीय सोपान में अगर नीचे की जाति के भी है और अरबपति है, BMW से चल रहे हैं, तो सोपान क्रम में आपको ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि आज हमारे स्टेटस का निर्धारण आर्थिक सफलता के आधार पर किया जाता है। आज हमारे स्टेटस का निर्धारण आध्यात्मिक सफलता के आधार पर नहीं किया जाता है कि आप कितने वेद के ज्ञाता है, ऐसे के आधार पर किया जाता है। इसलिए आज और लगभग दुनिया के सभी समाजों में, इसलिए दुनिया के सभी समाजों में, या हम उसके लिए एक शब्द दे सकते हैं, आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण का सबसे प्रचलित स्वरूप है वर्ग स्तरीकरण, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। फिर हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ा कि क्लास स्ट्रेटिफिकेशन 2 तरह की होती है, एक बंद और एक खुली। बंद का मतलब होता है जहां व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं जा सकता, जहां स्तर परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे जाति व्यवस्था, जहां व्यक्ति के स्तर का निर्धारण जन्म से होता है, उसके कर्म से नहीं होता है। वो अपने कर्म के बल पर अपने स्तर को नहीं बदल सकता। जाति व्यवस्था, जन्म से अगर शुद्ध घर में पैदा लिया तो आजीवन निचले पायदान पे ही रहेंगे। हम कुछ भी प्रयास कर ले, इतना भी पैसा कमा ले, आज नहीं, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में हम ऊपर नहीं जा सकते थे। और जो ऊपर पैदा नहीं दिया ब्राह्मण, वो कुछ भी कर ले, वो नीचे नहीं आ सकता है। वेद का ज्ञान हो न हो, पंडित का बेटा पप्पू हो, तब भी हो, ऊपर ही रहेगा। इसको हम बंद व्यवस्था कहते हैं। और खुली व्यवस्था का मतलब होता है जहां स्तर परिवर्तन की छूट होती है, संभावना होती है। थ्योरेटिकली कोई रोक टोक नहीं होता है। अगर आप पैसा कमा लेते हो तो आप स्तरीकरण में ऊपर जा सकते हो। एक गरीब कौन बनेगा करोड़पति जीतकर? अमीर बन सकता है। या एक अमीर शेयर घोटाला में दिवालिया, शेयर बाजार में दिवालिया होकर के, बिजनेस में दिवालिया होकर के गरीब बन सकता है। इसको हम खुली स्तरीकरण व्यवस्था कहते हैं। और आधुनिक औद्योगिक समाज में वर्ग स्तरीकरण व्यवस्था एक खुली स्तरीकरण व्यवस्था थी। तो स्तरीकरण व्यवस्था 2 तरह की होती है, बंद और खुली। स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में व्यक्ति का स्तर परिवर्तन एक स्तर से दूसरे स्तर में, अमीर का गरीब हो जाना या गरीब का अमीर हो जाना, इसको हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा है कि स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। गतिशील मतलब सामाजिक गतिशीलता मतलब स्तर परिवर्तन। यानी सामाजिक गतिशीलता, इस बात को ध्यान में रखना होगा, वर्टिकल ही होती है। सामाजिक गतिशीलता वर्टिकल ही होती है, अमीर का गरीब हो जाना, गरीब का अमीर हो जाना। लेकिन फिर कुछ और भी चीजें हैं, विद्वानों ने कहा कि उसको भी सामाजिक गतिशीलता ही कहा जाएगा। और हालांकि एक पूरी तरह से स्तर परिवर्तन नहीं हो रहा, गरीब से अमीर में नहीं जा रहा, हम लोग यही पढ़े। लेकिन अगर 2,000 का सैलरी बढ़ गया, एक कंपनी का इंजीनियर दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया 2,000 अधिक के सैलरी पर, एक इंजीनियर किसी कंपनी में मैनेजर बन गया, तो वो उच्च वर्ग में नहीं गया, उसी वर्ग में रहा। लेकिन 2-4-5 हजार का सैलरी में अंतर आ गया तो थोड़ा ही तो बदला। लेकिन इसको हम लोग वर्टिकल में कहकर इसके लिए विद्वानों ने एक नाम दिया, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। सो 2 टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, राइट। दोनों टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। वर्टिकल मोबिलिटी में भी 2 तरह के, एक अपवार्ड और एक डाउनवर्ड। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और अधोगामी गतिशीलता। एक गरीब अमीर हो जाता है तो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता है, और एक अमीर गरीब हो जाता है तो अधोगामी गतिशीलता। लास्ट क्लास में यहां तक हम लोग
बिहारी से भालो बोल रहा हूँ और बंगाली यहाँ बैठी है, मैं इसको भालो इन लोगों से बोलना चाहिए ना, खूब भालो। घर की मुर्गी दाल बराबर, सुने हो? घर वाले आईएएस भी बन जाओगे ना तो कोई वैल्यू नहीं देंगे, कितना भी गुणवान बन जाओ तो तुम्हारे गांव वाले कोई वैल्यू, अरे तो वही है, तुम्हारे दोस्त मित्र जानने वाले कोई वैल्यू नहीं देंगे। एक बार तुलसीदास जी काशी में प्रवचन दे रहे थे और उनके कुछ गांव में पहुंचे हुए थे प्रवचन सुनने, ऐसे ही पहुंचे हुए थे। देखिए एक आदमी प्रवचन दे रहा है तो गांव वाले दोनों थे, दोनों में से एक ने कहा ये तो शायद लग रहा है कि अपने गांव का ही रंबोला है। उसी जाति का ही ग्रामीण नाम था। दूसरे ने कहा है तो वही है, अरे यहाँ तो ये पूरा भीड़ लगी है, तो कुछ ये तो ऐसा नहीं था, जरूर कुछ कपट कर रहा है, बड़ा ये तो प्रपंची हो गया। ये देखो भाई, क्योंकि जब भी आप रहते हैं गांव में तो बॉटम में रहते हैं, तो दोनों वहां पहुंचे, बोले अरे रंबोला ये क्या कर रहा है तू, यहाँ क्या चक्कर चलाया है, थोड़ा फ्रॉड हो गया तू, इतने लोगों को बेवकूफ बना रहा। तब तुलसीदास जी मुस्कुराए, उसी समय उनके मन में एक चौपाई आया, उसी समय उन्होंने लिख दिया कि तुलसी वहां न जाइए जन्मभूमि के ठाम, तुलसी वहां न जाइए जन्मभूमि के ठाम, गुण अवगुण चिन्हे नहीं लेत पुराने नाम। जन्मभूमि के पास जाके ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपने गांव वालों के पास जाके ज्ञानी नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए। वो कभी आपके ज्ञान को, कभी आपके बड़प्पन को या किसी भी चीज को महत्व नहीं देते हैं, उनके लिए तो आप घर की मुर्गी हो दाल बराबर। वो आपके गुण अवगुण का परीक्षण नहीं करेंगे, वही पुरानी वाली चीजों के ही संदर्भ में आपका मूल्यांकन करेंगे। इसीलिए अंतर पीढ़ी और अंतर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, हम लोग इस पर भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग लिखने नहीं जा रहे हैं। हालांकि पीडीएफ नोट्स लिखिए, जिसका हमने नोट्स आपको दे दिया है। है ना, लता लता गतिशीलता, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, जहां व्यक्ति की स्थिति जन्म से मिली होती है वहां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना संभव नहीं होता, या अगर थोड़ा बहुत होता भी होगा तो बहुत टाइम लगता होगा। और जहां खुली व्यवस्था है वहां पर ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना संभव है, वहां कम टाइम लगेगा। और आधुनिक औद्योगिक समाजों में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतने नए नए तरीके आ गए हैं कि अब तो 2-4 साल में ही व्यक्ति अरबपति बन सकता है। कोविड आया, कई लोग यूट्यूबर बन गए और अरबपति बन गए, या फिर 2-4 साल में ही व्यक्ति दिवालिया हो सकता है, बड़ा बड़ा रिस्क ले लिया, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाजार गिर गया, शेयर बाजार गिर गया, बिजनेस में घाटा हो गया। यानी पहले वाले में गतिशीलता की दर धीमी थी, अभी में तेज है। पहले वाले में गतिशीलता में पूरी पीढ़ी लग जाती थी, बाप प्रयास करता था तो फाइनली जाकर के बेटा अमीर बनता था। गरीब बाप ने पूरा जीवन भर मेहनत किया, फिर थोड़ा बहुत बहाया, फिर उस पर बेटे ने मेहनत किया, तब जाकर के बेटा अस्तर परिवर्तन कर सका, अमीर बन सका। या गरीब होने में भी पूरा एक पीढ़ी लग जाता था। इसी के लिए समाजशास्त्रियों ने नाम दिया अंतर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी। बहुत आसान टॉपिक है, एक लाइन में आपका कंसेप्ट क्लियर है। और जहां पर जल्दी जल्दी संभव है, जहां पर अमीर प्रयास किया 3-4 सालों में अमीर हो गए, या 3-4 सालों में गरीब हो गए, यानी हम अपनी ही पीढ़ी में अमीर हो गए या गरीब हो गए, अपनी ही पीढ़ी में गतिशीलता संभव हुई, इसको हम कहते हैं अंतर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता या गतिशीलता, इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 2 लाइन का चीज है, 2 लाइन हम लोगों ने पढ़ दिया, ठीक है। स्तरीकरण का अर्थ लिखेंगे, शुरुआत कर देते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपके नोट्स दिया हुआ है। शुरुआत स्तरीकरण के अर्थ से करेंगे, एक लाइन में लिखेंगे स्तरीकरण गतिशीलता का अर्थ, सॉरी स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में स्तर परिवर्तन गतिशीलता कहलाता है। और छोटा मैंने डिफिनेशन कर दिया, स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में किसी व्यक्ति या समूह का स्तर परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक पाठ भी दोगे तो चलेगा, व्यक्ति या समूह पाठ भी दोगे तो चलेगा, जरूरत पड़े हमको 8 लाइन में डिफिनेशन 8 या 10 शब्दों में बनाना है, तो स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में स्तर परिवर्तन को गतिशीलता कहते हैं। 8 या 9 शब्द लगा इसमें, उसी में जैसे जैसे हम शब्द बढ़ाते जाते हैं और बड़ा होता चला जाएगा गतिशीलता, ठीक है। अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता का अर्थ, एक डायग्राम है मिला हुआ है, डायग्राम देख के लग रहा है ये डायग्राम जरूर आप अपने आंसर में बनाओगे। अभी जो आप आंसर लिखोगे कल परसों जो भी होगा, तो डायग्राम यूज करो, क्योंकि आपके कॉपी में पिछली बार भी मैंने कहा था कि डायग्राम आंसर में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको आप लोग यूज कीजिए, जहां पर भी कोशिश करो कि एक दे दो। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो एनालिटिकल है, जहां पर कि आपके डायग्राम का कोई गुंजाइश नहीं है, वहां जबरन नहीं करना है, लेकिन ये जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी पास करते हो तो आपके लिए जब फॉर्म आता है, मैंने पहले ही बताया है, फॉर्म में लिखा रहता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए कि यह परीक्षा आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं। ज्ञान का टेस्ट तो पीटी में हो चुका, ज्ञान का टेस्ट तो पीटी में हो चुका। इसका उद्देश्य आपकी मौलिक प्रतिभाओं की खोज, यूपीएससी का लाइन। इसलिए परीक्षक जो है वो आपके आंसर में मौलिकता को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यानी एग्जामिनेशन हॉल में अगर बुकिस होते हो, किताबी ज्ञान लेकर के आंसर डालते हो तो उतना नंबर नहीं आएगा। तो आपको मौलिक होना जरूरी है, और मौलिकता फिर दिखाओगे कैसे? अरे भाई जो पूछा गया है वही लिखोगे ना, फंडामेंटल
का नियम है। आइए हम मुखर्जी नगर घुमाते हैं आपको, हम मुखर्जी नगर के बारे में बताने लगे। तो इन सर के साथ रहते हुए आपको मौलिकता को दिखाना है, तो मौलिकता में यही आता है, कुछ फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, अपने शब्दों में उत्तर दो, कुछ केस स्टडी को मेंशन करो, खास करके स्पेशली और सोशियोलॉजी केस स्टडी को मेंशन करो, ठीक है, कुछ कहानी जो भी चीजें। और सबसे ज्यादा मौलिकता की जरूरत आपको कहां पड़ती है? निबंध में पड़ती है। वो तो पूरी तरह से मौलिकता है, बट उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो ध्यान रखिएगा कि डायग्राम एक है, ये अंतरपीढ़ी अंतर गतिशीलता के लिए एक प्रमुख प्रसिद्ध डायग्राम है जो हर जगह दिया रहता है। दिख रहा है? अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, सामाजिक गतिशीलता में लगने वाले समय के आधार पर सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है विद्वानों ने, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, और ऐसे लिखेंगे हम इस लोगों को, अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी। अंतरपीढ़ी में क्या है? एक व्यक्ति है और व्यक्ति स्वयं नीचे आ जाता है। अंतरपीढ़ी में व्यक्ति स्वयं, ठीक है, व्यक्ति है और स्वयं ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया डाउनवर्ड, स्वयं नीचे आ गया या स्वयं ऊपर आ गया। और यहाँ पर क्या है? स्वयं नीचे नहीं आ पाया, स्वयं ऊपर नहीं आ पाया, ऊपर उठने का प्रयास किया तो ऊपर उठने में बेटा या नीचे गिरने में बेटा, अगली पीढ़ी लग गई, यानी पूरा समय लग गया। पिता है, गरीब होते होते गरीब अपने नहीं हुआ, पिता आते आते गरीब हो गया। या फिर पुत्र है, ठीक है, पिता है, अमीर होने का प्रयास पूरा किया, खुद अमीर नहीं हो पाया, अमीर कौन हुआ? फाइनली इसका बेटा हुआ, पुत्र हुआ अमीर, ठीक है। यही है अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी गतिशीलता। इसका डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति या समूह का स्वयं के ही जीवन काल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्तर परिवर्तन। दिखने में समय नहीं देना, बहुत आसान टॉपिक है, तो हम लोग क्यों इस पर जानते, ठीक है। और हम लोगों का एक्स्ट्रा टॉपिक है, हमने इसको एक्स्ट्रा खींच के बनाया है, अदरवाइज एक लाइन में तो पढ़ा चुके। किसी व्यक्ति या समूह का स्वयं के ही जीवन काल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्तर परिवर्तन अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। जैसे फिरोज खान का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके गरीब से करोड़पति हो जाए, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो फिरोज नाम का एक लड़का था, इसलिए उसी के नाम पे मैंने लिख दिया, आप अपने से डाल सकते हैं। डन। और यहाँ पर मैंने और कई जगह पर उदाहरण दिया है कि सीधे सीधे उदाहरण आपके सभी जगहों पर। खान सर का अपने ही जीवन काल में यहां से यहां हो जाना बेस्ट एग्जांपल है ना। दूसरे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मैंने पिछले वाले में दिया था, रजनीकांत कंडक्टर था और आज एलआईसी था मालिक। अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दो पीढ़ियों के मध्य स्तर परिवर्तन को हम अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे किसी गरीब किसी मजदूर के बेटे का आईएएस बन जाना, डन, चलेगा। अब सामाजिक गतिशीलता की दर, अब एक टॉपिक जो बनता है जनरली, थोड़ा सा ध्यान देना, सामाजिक गतिशीलता की दर और प्रकृति के साथ अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता का संबंध। एक लाइन का मतलब है, मैंने एक लाइन में लिखा है, उसको एलोबरेट करके एग्जांपल के साथ इसको बना सकते हो, मैं केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। कोई संबंध है? आपका टॉपिक है कि सामाजिक गतिशीलता की दर के साथ अंतरपीढ़ी या अंतरपीढ़ी का कोई रिलेशन है? इसका मतलब हुआ कि जहां सामाजिक गतिशीलता की दर होगी, अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां सामाजिक गतिशीलता की दर उच्च होगी, वहां पर अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता दृष्टिगत होगी, राइट। और जिस समाज में सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न होगी, वहां अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता दिखाई, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता की दर के आधार पर ही एक एक्सप्लेनेशन किया गया। जैसे जैसे आधुनिक औद्योगिक समाजों में, हमारे यहाँ इंडिया में ही देखो तो 100 साल पहले अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता थी, अंतरपीढ़ी लगभग नहीं थी। औद्योगिकरण शुरू हुआ अंग्रेजी शासनकाल में 1900 ईस्वी के बाद, 1910-15-20 में औद्योगिकरण शुरू हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने लगी, रोजगार के अन्य अवसर आए, तो निचले पायदान के लोग भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगे और अपनी पीढ़ी में ही जाने लगे। अंतरपीढ़ी गतिशीलता दिखाई देने लगी आजादी के बाद, और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि आजादी के बाद हमारे यहाँ सामाजिक गतिशीलता की दर बढ़ गई 1991 के आर्थिक सुधार के बाद। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि 91 के बाद नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने के अवसर इतने ज्यादा हो गए हैं कि पहले भी मैंने बताया था कि चक्का 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 100 तो छक्का मार दिए, इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। वही अगले मैच तक आते आते 2-3 सालों में इंडिया टीम के कैप्टन बन गए और फिर कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, अरबपति बन गए। इतना जल्दी 4 साल 5 साल 6 साल में अरबपति बनने का अवसर उपलब्ध है नहीं है आज के डेट में। एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, करोड़ों करोड़ कमा लिए, पॉपुलर हो गए, कई कंपनियों का प्रचार करने लगे, आजकल पॉपुलरिटी पे भी है, यूट्यूबर बन गए। तो 91 के बाद की ये सब संभावनाएं, 1990 91 के बाद सोशल मीडिया आया, यूट्यूब फेसबुक इस तरह की चीजों का ज्यादा प्रचलन 91 के बाद आया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हुआ, आने वाले समय में और ज्यादा होगा, एआई का जमाना आएगा और सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होगी, चली जाएगी। और जैसे जैसे सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होगी, अंतरपीढ़ी 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 सामाजिक गतिशीलता की दर, तो यहाँ कंसेप्ट को समझना है, बहुत आसान है, कहीं कोई इसमें टफ चीज नहीं है समझना। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते, जैसे मैंने ही अभी पूछा कि सामाजिक गतिशीलता की दर या प्रकृति के साथ, प्रकृति का मतलब बंद प्रकृति में अंतरपीढ़ी पाई जाती है, अंतरपीढ़ी बंद प्रकृति में अंतरपीढ़ी, खुली में अंतरपीढ़ी, क्लियर है। बट प्रश्न अगर पूछेगा तो नहीं समझने के कारण भी कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहा है, क्या हमें समझना, बस यही है। इसको फिर एग्जांपल के साथ अपना सजा दो। डन। सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर ऑब्लिक मुक्त प्रकृति वाली व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की, मैंने केवल वाक्य नहीं बनाया है, इंडिकेट कर दिया है, अंतःपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता का प्रचलन होता है। और जहां पर सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न होती है या बंद प्रकृति वाली स्तरीकरण व्यवस्था या गतिशीलता की व्यवस्था होती है, वहां पर सामाजिक गतिशीलता कौन वाली होती है? अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। डन। निष्कर्ष, वर्तमान समाज में योग्यता के महत्व में क्या हुई है? वृद्धि हुई। पहले आप लोग का विवाह होता था तो होता था किस खानदान में हुआ, फलाना के खानदान में हमने अपनी बिटिया की शादी की। आज कोई खानदान नहीं पूछता, तो लड़का क्या करता है नहीं पूछा जाता है ना। पहले के जमाने में लड़का को करना ही क्या था, लड़का कुछ भी नहीं करता था, खेत था। ये थोड़ी कोई कहेगा कि कुदाल चलाने में स्पेशलिस्ट है, कुदाल स्पेशलिस्ट है, थाने
उसके जन्म से होता था। उसके लिए हम सोशियोलॉजी में कौन यूज करते हैं सब, प्रदत्त परिस्थिति को महत्व था। टू टाइप ऑफ स्टेटस, प्रदत्त और अर्जित। अर्जित परिस्थिति वो होती है, अर्जित पद वो होता है जहां व्यक्ति अपने योग्यता और प्रयास से स्टेटस को अर्जित करता है, और प्रदत्त वो होता है जो व्यक्ति को जन्म से मिलता है। जाति व्यवस्था में हमारी परिस्थिति प्रदत्त होती है। ब्राह्मण के घर में पैदा लेते ही हम एक पद को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर का स्टेटस अर्जित होता है, जहां हम योग्यता के बल पर अपने पद को स्टेटस को प्राप्त करते हैं। जहां प्रदत्त परिस्थिति को महत्व होता है, जहां व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण जन्म से होता है, वहां सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न होगी, बंद व्यवस्था होगा। एक बार जन्म लिए तो अगले जन्म में ही आपका स्टेटस बदल सकता है, उस जन्म में तो नहीं बदलेगा, वहां निम्न होगा, वहां पर अंतरपीढ़ी होगा, अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो। और जहां पर अर्जित परिस्थिति को महत्व है, जहां योग्यता को महत्व, वहां पर मुक्त व्यवस्था, वहां पर अंतरपीढ़ी। क्लियर है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में लगातार योग्यता का महत्व, वर्तमान समाज में योग्यता में महत्व में वृद्धि और तात्कालिक परिस्थिति सुधार। तात्कालिक परिस्थिति का मतलब इमीडिएट, देखते देखते 2-4 साल में ही, 1-2 साल में ही आपका स्टेटस बदल सकता है। तात्कालिक परिस्थिति सुधार के विभिन्न अवसरों और साधनों की विद्यमानता हुई। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऐसे मीन्स है जहां व्यक्ति तेजी से अपने अवसर के स्टेटस को सुधार सकता है। इस तरह के अवसर की विद्यमानता बढ़ी है फलतः आधुनिक औद्योगिक समाजों में उच्च सामाजिक गतिशीलता की दर और अंतःपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता विद्यमान है, जिसको वैश्वीकरण ने और अधिक तीव्र। क्लियर। देखो बच्चा, यूपीएससी है, जिसे मान लो कि मुझे मूड है, मैं कहूं एक क्वेश्चन दो, सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए या अर्थ और प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक गतिशीलता की दर को किस प्रकार प्रभावित किया? क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन आप पढ़े हो, सामाजिक गतिशीलता यहां पढ़े हो, लेकिन आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन और सोशल मोबिलिटी को हम लिंक करते। समझ में आ रहा है? अब अगर आप 250 शब्दों में 300 शब्दों में इसका आंसर लिखना है तो निश्चित तौर पर 150 शब्द, पौने 200 शब्द, 200 शब्द पहले वाले क्वेश्चन पे दे दो, क्योंकि ये छोटे में आएगा। 100 शब्द भी चाहिए इसके लिए, 100 शब्द में क्या लिखोगे? तो आज ग्लोबलाइजेशन ने कैसे सामाजिक गतिशीलता की दर को बढ़ाया है, या थोड़ा हमें अंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता की दर प्रभावित किया है। तो अंतरपीढ़ी को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया? ढेर सारे अवसर को इसने उपलब्ध कराया है, ढेर सारे साधनों को इसने उपलब्ध कराया है। कौन सारे अवसर, कौन सारे साधन, ये भी आपको दिखाता हूं। समझ में आ गया मेरी बात? यूपीएससी है, उसकी मर्जी, वो आपको टॉपिक दे रहा है, आप पढ़िए, और समझ के साथ पढ़िए। क्लियर है? अगला टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, सामाजिक गतिशीलता के स्रोत, सोर्सेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये आपके सिलेबस का पूरा टॉपिक है बच्चा, तो 5 मिनट 2-3-4 मिनट लगेगा, इसको लिख लो। ठीक है। सोर्स, स्रोत और कारण, सामाजिक गतिशीलता के स्रोत, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा। हमारे सिलेबस में दिया है सामाजिक गतिशीलता के स्रोत और कारण। अब बताओ, सामाजिक गतिशीलता मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को, स्तरीकरण भी पढ़ा दिया, बिना पढ़ाए हुए कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? ऐसा साधन जिसके माध्यम से गतिशीलता संभव होती। अगर हम कहें कि सामाजिक गतिशीलता के स्रोतों की चर्चा कीजिए, आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता के स्रोतों की चर्चा कीजिए। बच्चे ने कहा आर्थिक है, आर्थिक संस्थाएं है, यदि एक स्रोत है, समाज का एक अंग है जिसके माध्यम से गतिशीलता संभव हो सकती है। राजनीतिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति संख्या का लाभ उठाकर किसी को चुनाव जीत के एमपी बन सकता है, और एमपी बनते ही अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकता है। राजनीतिक संस्थाएं भी है। सही है, पकड़ लिए हो, सही पकड़े हो, लेकिन कारण पूछो तो, क्योंकि स्रोत और कारण बड़ा बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलर टाइप का होता है। किसी भी बदलाव के मूल में जो अब यहां पर बड़ा करना पड़ेगा, फैक्टर जो होते हैं वही स्रोत कहे जाते हैं। तो क्या है स्रोत? स्रोत और कारण में क्या अंतर? मैं पूछ रहा हूं, स्रोत और कारण, ये दोनों चीज सुना हुआ है तुम्हारा किसी भी चीज का? किसी भी चीज के स्रोत की चर्चा पूछे या कारण की चर्चा पूछे? स्रोत वह अंग है जहां से कोई चीज निकलता है ना। नदी का स्रोत हिमालय हो गया, गंगा नदी का स्रोत कर सकते हो ना, गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का क्या है? स्रोत है, जहां से वो निकल रहा है, उद्गम स्तर, उद्गम वाला जगह। और जो बदलाव होता है, तो जो चीज निकलता है वो उस बदलाव का कारण होता है। तो यदि शिक्षण संस्थाएं स्रोत है, तो आधुनिक और तकनीकी शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का कारण है या नहीं है? है या नहीं है? आर्थिक संस्थाएं स्रोत है, तो औद्योगिकरण उसका कारण है। बोलो। अब हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता के उच्च दर का कारण आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा। कैसे? तो आधुनिक शिक्षा ने हमारी सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया, हमारे मन मस्तिष्क से धर्म के प्रभाव को खत्म किया, हमारे दिमाग में भर दिया कि हमारी निम्नतम स्थिति का कारण हम शुद्र है, इसका कारण समाज है। जाति व्यवस्था का उत्पत्ति समाज ने किया है, ऊंची जातियों ने किया है, भगवान ने नहीं किया है।
हमारे मर्म मस्तिष्क से धर्म का प्रभाव खत्म हुआ। और जब हमें लग गया कि हमारी निम्नतर स्थिति का कारण समाज है, इसका मतलब है कि हम इस स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं। अब हमने जातीय व्यवस्था में अपने निम्नतर स्थिति को डिवाइड किया। आई हेट हेरार्की, आई हेट कास्ट इनइक्वालिटी। मैं नहीं मानता हूं जातीय समानता को, मैं नहीं मानता हूं जातीय आधार पर उच्च नीच के भेदभाव को, मैं नहीं मानता हूं अपने उन परंपरागत मान्यताओं को जिसमें कहा गया है कि बबुआ पूरा करो तभी अगले जन्म में तुम ऊंची जाति में पैदा लोगे। मैं नहीं मानता हूं। मैं अपनी स्थिति को ऊपर उठाऊंगा, प्रयास करूंगा। तो जब तक धर्म का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क से खत्म नहीं, आप अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं करोगे, अपने स्टेटस को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करोगे। आधुनिक शिक्षा, तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा एक तरफ हमारी सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाकर हमारी मन मस्तिष्क से धर्म के प्रभाव को, धर्म के अतार्किक और वैज्ञानिक प्रभाव को क्या करती है? खत्म करती है, हमें अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का अवसर देती है आधुनिक शिक्षा। तो दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा हमें डिग्री देकर नौकरी करने का भी मौका प्रदान करती है। उस डिग्री के आधार पर हमारी सोच ही नहीं बदलती और डिग्री दिखाकर हमें अपनी स्थिति को ऊपर उठाने वाला अवसर भी मिल जाता है। उसी डिग्री को दिखाकर के हम नौकरी मिल जाती है, हमें अच्छी सैलरी मिलती है और हम अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकते हैं। एक व्यक्ति जब आधुनिक शिक्षा को पढ़ता है तो उसकी सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है, और साथ साथ उसी पढ़ाई के बल पर आईएएस बन जाता है, और आईएएस बन जाने से उसकी स्थिति में सुधार भी होता है। उसकी सोच का बदलना उसको अपनी स्थिति को सुधारने का मोटिवेशन देगा। ये हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और आधुनिक शिक्षा से जो डिग्री मिलती है वो हमें साधन उपलब्ध कराता है कि हम बन सकते हैं, उसी के आधार पर हम बन जाते हैं। तो आर्थिक संस्थाएं यदि स्रोत है बच्चा, तो औद्योगिकरण साधन है, कारक है या नहीं? शैक्षणिक संस्थाएं स्रोत है यदि, तो आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा कारण है। समझ में आ रहा है? तो कारण की चर्चा में हम उन बलों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमें ऊपर उठने का मौका देते हैं। यही स्रोत और कारण में अंतर है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, माइक्रो लेवल पर अंतर है। जनरली हम स्रोत और कारण एक ही लिख देते हैं, अब कई जगहों पर एक भी लिख देंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर एक साथ अगर आ जाए तो फिर हमें अलग अलग करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लें, देखिए सामाजिक गतिशीलता का अर्थ दो लाइन का है, केवल स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्तरीकरण की व्यवस्था में किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। कैपिटल बी। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत का अर्थ, सामाजिक गतिशीलता के स्रोत का अर्थ देखिए, ऐसे साधन, हेडिंग डाल के नीचे लिखिए, ऐसे साधन जो व्यक्ति या समूहों को स्तरीकरण की व्यवस्था में ऊपर या नीचे आने जाने का अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत कहलाते हैं, सामाजिक गतिशीलता के स्रोत कहलाते हैं। जैसे डैश, कैपिटल सी। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत, हेडिंग पहला, आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं डैश संपत्ति संचय को, जैसे कल को संपत्ति संचय को संभव बनाकर दूसरा, शिक्षण संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं डैश अच्छी शैक्षणिक उपाधि या अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देकर, परंपरागत शिक्षण संस्थाएं अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देती थी, अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देकर या नौकरी के अवसर प्रदान करके। क्लियर है बच्चा? क्लियर है ना? मैं शैक्षिक संस्थाएं लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं आधुनिक शिक्षा नहीं लिख रहा हूं। आधुनिक शिक्षा तो ऊपर की ओर ले जाती है, शैक्षिक संस्थाएं दोनों कर सकती है, ऊपर भी और परंपरागत शैक्षिक संस्थाएं। तीसरा, राजनीतिक संस्थाएं
राजनीतिक संस्थाएं ये कैसे ऊपर नीचे करती है? लिखो डैश सत्ता प्राप्ति, सत्ता प्राप्त करने या सत्ता खोने का अवसर प्रदान करके। सत्ता खोने का अवसर प्रदान करके, राइट। चौथा, धार्मिक संस्थाएं ये भी ऊपर नीचे कर सकती है। अधर्म काम करने पर लोग जाति और समाज से बहिष्कृत कर देते, परिणामतः उनकी स्थिति नीचे चली जाती। धार्मिक संस्थाएं डैश लिखिए व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति को उच्च या निम्न बनाकर सामाजिक स्थिति को उच्च या निम्न बनाकर, चलेगा। हम पांचवा लिखते हैं सामाजिक मूल्य व्यवस्था। ये कैसे करती है बच्चा? सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? कोई ऐसा है मां का लाल जो सामाजिक मूल्य को डिफाइन करे? एक लाइन में डिफाइन करो। समाज के आदर्श और लक्ष्य समाज सभी व्यक्ति से प्राप्त की इच्छा है। सही है। सामाजिक मूल्य सोशियोलॉजी में इकोनॉमी से लिया गया। इकोनॉमी में एक वर्ड यूज किया जाता था मूल्य, वैल्यू, और मूल्य का मतलब था किसी वस्तु की उपयोगिता। जो वस्तु हमारे लिए अधिक उपयोगी है उसका मूल्य बोलो अधिक है, जो वस्तु हमारे लिए कम उपयोगी है उसका मूल्य हमारे लिए कम है। और मूल्य का मापक होता था प्राइस, कीमत। तो जो अधिक उपयोगी हमारे लिए उसका मूल्य अधिक, इसलिए उसका प्राइस भी अधिक। जो कम उपयोगी हमारे लिए उसका वैल्यू कम, इसलिए उसका प्राइस भी क्लियर है। उसी अर्थ में हमने समाज के संदर्भ में इसको लागू किया सोशियोलॉजी के लोगों ने, और कहा कि समाज अपने दैनिक अनुभवों से ये जानता है कि समाज के लिए कौन सी चीजें, कौन सा व्यवहार का तरीका या नियम अधिक उपयोगी है और कौन सा व्यवहार का तरीका या नियम कम उपयोगी। ठीक है। जो अधिक उपयोगी है समाज उसको आदर्श के रूप में स्वीकार करता है, लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, और अपने सभी सदस्यों को कहता है कि समाज के सदस्यों आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप इन लक्ष्यों को प्राप्त करो, क्योंकि समाज को पता है कि समाज की ये लक्ष्य या आदर्श जब लोग प्राप्त करेंगे तो समाज का भला होगा, क्योंकि समाज ने माना है, जाना है ये समाज के लिए अधिक उपयोगी है, इसलिए समाज ने उसे अपने लिए अधिक उपयोगी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए समाज ने उसको आदर्श या लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। यही है सामाजिक मूल्य। समाज ने अपने अनुभव से सीखा कि हम समाज के लोगों को एक साथ बनाए रखने के लिए झूठ ज्यादा उपयोगी है या सच। हमारी क्रिया क्रिया में हम सब एक दूसरे से झूठ बोल बोल के क्रिया क्रिया करें, समाज नहीं चलेगा। समूह में एकता नहीं रहेगी, और सच बोलेंगे तो क्रिया क्रिया ज्यादा सुचारू रूप से समाज चलेगा। तो समाज के लिए यूजफुल सच्चाई है, समाज के लिए यूजफुल हिंसा या अहिंसा अहिंसा है, समाज के लिए यूजफुल बेईमानी या ईमानदारी ईमानदारी है। ईमानदारी को, सच्चाई को, अहिंसा को, शांति को, बहुत सारी चीजों को समाज ने अपने लक्ष्य या आदर्श के रूप में स्वीकार किया और अपने सदस्यों से अपेक्षा करी कि आप सब इसी लक्ष्य को प्राप्त करें। ये समाज स्वीकृत लक्ष्य है, इन्हीं लक्ष्यों या आदर्शों को सामाजिक मूल्य की संज्ञा डन। सामाजिक मूल्य समाज के मापदंड भी है, स्केल का काम भी करते हैं। कैसे? क्योंकि इसी के आधार पर समाज हमारे आपके स्टेटस का, स्थिति का मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करके हमें ऊपर कर देता है, नहीं तो हमें नीचे कर देता है। सामाजिक मूल्य है हमारा सच्चाई। हमने देखा है टोपी वाला सच ही बोलता है, सत्यवादी आज तक तो झूठ बोलते हुए हमने सुना ही नहीं, तो समाज इनको कहां स्थान देगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। भाई इसको कहेगा चुट्टा कहीं के, चुट्टा मक्का, चल जा, नीचे स्थान देगा, है ना। समाज इसी के आधार पर, तो मूल्यांकन का आधार हुआ या नहीं हुआ, स्केल है कि नहीं है, समाज का स्केल है, मापदंड है, इसके आधार पर समाज हमारी स्थिति का मूल्यांकन करता है और हमें ऊपर और नीचे स्थान देता है। समाज में ऊंचा और नीचा स्थान इसी आधार पर होता है, सामाजिक मूल्यों के आधार। यही है सामाजिक मूल्य। क्लियर है? सामाजिक मूल्य यही नहीं है, और भी है सामाजिक मूल्य। ये सामाजिक मूल्य तो लॉजिकली आपको सही लग रहा, लेकिन कई बार समाज अतार्किक चीजों को भी लक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, जो तर्कसंगत नहीं होते, पर समाज को लगता है कि इससे समाज का भला होगा। अलग अलग समाज के मूल्य भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सामाजिक मूल्यों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, सार्वभौमिक मूल्य और विशिष्ट मूल्य। सच्चाई, अहिंसा, ईमानदारी ये सार्वभौमिक मूल्य है, दुनिया के सभी समाजों में स्वीकार है। लेकिन कुछ मूल्य जो है वो अलग अलग समाजों के होते हैं। परंपरागत समाजों का मूल्य क्या था? आध्यात्मिक सफलता, और आधुनिक समाज का मूल्य है भौतिक सफलता। इसलिए परंपरागत समाज में जो ज्यादा वेद ज्ञानी था उसको समाज ऊंचा स्थान देता था, ब्राह्मण, और आधुनिक समाजों में जिसके पास ज्यादा पैसा है समाज उसको ऊंचा स्थान देता। सामाजिक मूल्य, तो सामाजिक मूल्य भी व्यक्ति को ऊपर या नीचे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन से भी व्यक्ति की स्थिति में ऊपर या नीचे आना जाना हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सामाजिक मूल्य भी गतिशीलता के स्रोत, जवाब दो, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? सामाजिक मूल्य भी गतिशीलता के स्रोत हो सकते हैं। हमारे परंपरागत भारत का सामाजिक मूल्य था सतीत्व, पतिव्रता। पतिव्रता हमारे परंपरागत भारतीय यौन संबंध संबंधी मूल्य था, यौन नैतिकता हम इसको कहते थे, सेक्सुअल एथिक्स, जिसमें कहा गया था कि एक स्त्री को पति के सिवा किसी अन्य के साथ यौन संबंध स्थापित करना पाप है।
जबकि यही चीज दुनिया के अन्य समाजों में लागू। बहुत से ऐसे समाज है जहां यौन नैतिकता बहुत खुली है और वहां पर किसी का किसी के साथ यौन संबंध स्थापित करने को खराब नहीं माना जाता है। अलग अलग समाजों में देखोगे हमारे यहाँ भगिनी को पूजते हैं नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया के हिंदू अपनी भगिनी मतलब समझ रहे हो, बहन की बेटी से शादी करते हैं। हमारे यहाँ बहन की बेटी से शादी करना मतलब महापाप, और वहां पर बहन की बेटी के साथ शादी करना प्रेफरेंशियल मैरिज में आता है। मिस्र में लोग सभी भाई बहन शादी करते हैं, मुस्लिमों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों में शादी माने, क्योंकि हमारे यहाँ पाप होगा। तो अलग अलग समाजों का यौन नैतिकता और मूल्य अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे परंपरागत भारतीय समाज में यौन नैतिकता अलग थी, ये मूल्य अलग था, पतिव्रता का मूल्य अलग था। वैसे में अगर कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ, विवाहिता स्त्री अन्य पुरुष के साथ यौन संबंधों में पाई जाती है तो सामाजिक पतिव्रता के मूल्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसको कहां रखा जाएगा। यही कारण है कि वेश्या को सोपान क्रम क्लियर है। तो सामाजिक मूल्य भी सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हो सकते हैं। सामाजिक मूल्य मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति के स्टेटस को ऊपर या नीचे करते हैं। मुझे लगता है दिमाग में घुस गया होगा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक मूल्य व्यवस्था लिखिए डैश देकर, किसी पद या व्यवस्था को, किसी पद या व्यवस्था या कार्य को उच्च प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्रदान करके, उच्च प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्रदान करके। आया ना, परंपरागत समाज में हमारे जो मूल्य थे वो बड़ वाले काम को अधिक प्रतिष्ठा देते थे या नहीं देते थे? आज वैसा नहीं है, बदलाव आया है। तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर किसी पद को, किसी व्यवस्था को, किसी कार्य को उच्च या निम्न माना जाता है, उसके साथ कम या अधिक प्रतिष्ठा जोड़ दी जाती है। क्लियर है? कुछ विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता कुछ और स्रोतों की चर्चा की है, जैसे परिवार और विवाह। हमारे कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि विवाह भी, थोड़ा ध्यान से सुनना, और परिवार भी सामाजिक गतिशीलता का स्रोत है। यदि आप विवाह में, हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियों के विवाह में क्या होता है, हम लोग अपनी लड़की का विवाह अनुलोम करते हैं या प्रतिलोम। अब पता है अनुलोम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, नाम सुने हो कि नहीं सुने? उच्च कुल का लड़का, यानी हम हमेशा अपने से उच्च कुल के लड़के के साथ शादी करते हैं, बिटिया की शादी। इसलिए जैसे ही बिटिया की शादी हुई, बिटिया का स्टेटस ऊपर आ गया या नहीं आ गया, इसी को हम अनुलोम करते हैं। और हमारे यहाँ प्रतिलोम विवाह अमान्य है, खराब माना जाता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उच्च कन्या, उच्च वर्ग की कन्या, ये प्रतिलोम है। अब बताओ विवाह से स्टेटस बढ़ा या नहीं बढ़ा? वो रियल में ड्यूमा, जब हम लोग फैमिली मैरिज पढ़ेंगे तो ड्यूमा एक थिंकर है जिन्होंने भारत में विवाह परिवार पर काम किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे हमारे यहाँ इस संदर्भ में नियम बने हुए थे, नो रूल ऑफ रिपीटेशन और रूल ऑफ रिवर्सल। नॉर्थ में रूल ऑफ रिपीटेशन और रूल ऑफ रिवर्सल नहीं था। का मतलब हुआ कि यदि हमने अपनी बिटिया की शादी जिस घर में कर दी, का मतलब है कि वो हमसे बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया, उसके घर हम पानी भी जाकर नहीं पिएंगे और उसके घर की बेटी अब हम नहीं लाएंगे। इसलिए जिस घर में हमने बेटी दिया उस घर से हम बेटी नहीं ला सकते हैं। इसको नो रूल ऑफ रिवर्सल। इसलिए हमारे गांव में भी सुने होंगे, कभी थोड़ा गांव से जुड़े होंगे, अब तो थोड़ा जमाना बदल गया है, कि फला घर खानदान ठीक नहीं है। क्या है भाई, इन लोगों का गुलावट चलता था। गुलावट, तीन फेरवा, एक शब्द यूज किया जाता है यूपी बिहार में। इसका मतलब हुआ, ग्रामीण समाजों में इसका मतलब हुआ कि जिस घर में बेटी देते थे उसी घर से बेटी लेके अपने बेटे की शादी कर देते थे। इनका मतलब हुआ कि इनके घर में जल्दी शादियां इनकी नहीं हो पाती थी, इसलिए शादी कैसे करते थे, तो अपनी बेटी दे दिए उनके यहाँ और उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दिए, और उनका कोई भाई था उसे अपनी बहन थी उनकी, उनकी बेटे की शादी अपनी कर लिए, दोनों की शादी का काम पूरा हो गया आपस में। इसलिए वो खानदान निम्नतर माना जाता था, खराब माना जाता था, क्योंकि वहां पर रूल ऑफ रिवर्सल मान्य नहीं था, रूल ऑफ रिपीटेशन मान्य नहीं था। क्योंकि ड्यूमा डिफरेंस दिखाते हैं दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर, उसमें एक अंतर है, दक्षिण भारत में रूल ऑफ रिपीटेशन और रूल ऑफ रिवर्सल मान्य है। इसलिए दक्षिण भारत के हिंदुओं में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह होता है। हमारे यहाँ विवाह संबंधी निषेध का नियम चलता है नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में। कोई मुस्लिम मत जाओ, हिंदू में ही दो तरह के नियम, आपके हिंदू में ही नॉर्थ साउथ अलग अलग क्षेत्र में दिखाई देता है। हमारे यहाँ निषेध का नियम चलता है, मतलब यहाँ शादी नहीं करनी, यहाँ शादी नहीं करनी, यहाँ शादी अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करनी है, ये नियम है ना जी, जाति वाइज विवाह निषेध का नियम। अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी है, कोई गोत्र वाले से भाई बहन हो जाएंगे। इस अपने के अंदर शादी नहीं करनी है क्योंकि ये भी भाई बहन हो जाएंगे। अपने सपरिवार के अंदर शादी नहीं करनी है, ये भी भाई बहन हो जाएंगे। अपने गांव में शादी नहीं करनी है, हम लोग अपने गांव में शादी करते हैं क्या? नॉर्थ में हम अपने गांव में शादी करते हैं, शादी हो तुम लोग क्या नहीं ना, गांव में गांव बारात नहीं हो जाती है जी, गांव में शादी नहीं है। हमारे यहाँ ग्राम विवाह निषेध है, क्योंकि हम मान के चलते हैं रघु भैया, मोहन भैया, सोहन भैया, गणेश चाचा, दिनेश चाचा, यानी सब किसी भी जाति के हो आपस में एक नातेदारी संबंधों से माने जाते हैं, इसलिए सब हम लोग आपस में भाई बहन मानते हैं, इसलिए हम लोग शादी नहीं करते। इसके बाद भी और कई नियम है, इसके बाद भी नियम है, चातुर्गोत्रीय नियम। हम अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, माँ के गोत्र में शादी नहीं करेंगे, नानी के गोत्र में शादी नहीं करेंगे और दादी के गोत्र में शादी नहीं करेंगे। ये चातुर्गोत्रीय नियम है। हरियाणा में अभी भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, और फिर हरियाणा में कुछ और नियम है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया हो जाता है हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि निषेध के यहाँ इतने नियम है कि फिर बेचारा करे तो क्या करे, शादी करे तो नहीं होगा, जाति के बाहर कर नहीं सकता है, गोत्र के बाहर कर नहीं सकता है, नानी के गोत्र के बाहर नहीं कर सकता, दादी के गोत्र के बाहर नहीं कर सकता, माँ के गोत्र के अंदर, इन गोत्र के अंदर नहीं कर सकता है, परिवार के अंदर नहीं कर सकता, सपिंड के अंदर नहीं कर सकता है, और यहाँ तो खाप के अंदर भी
यहाँ एक अलग नियम है। खा पिछले ऑनर की वाली कहानी काफी पॉपुलर हुई थी, यूपीएससी में क्वेश्चन बना था बच्चा इस पर। ये टॉपिक है हम लोगों का। यहाँ और कठोर कठोर नियम है कि कोई व्यक्ति अपनी खाप के अंदर विवाह नहीं कर सकता। खाप के अंदर विवाह निषेध है। इसलिए नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में निषेध का नियम है और साउथ इंडिया के हिंदुओं में प्रेफरेंशियल मैरिज। वहां निषेध तो है, वहां प्रेफरेंस भी दिया जाता है। इससे सबसे पहले एक व्यक्ति बड़ा होता है तो सबसे पहले देखा जाता है मामा भांजी विवाह, कि अगर उसकी बड़ी बहन की कोई बेटी हो, छोटी बहन की बेटी से शादी नहीं, यानी भांजी अगर है हमारी और हमारी छोटी बहन की बेटी है तो उससे शादी नहीं, बड़ी बहन की हमारी अगर बेटी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें उसको देना होगा। प्रेफरेंशियल मैरिज का फर्स्ट प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस है ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह। अगर भांजी नहीं है तो अगर मामा की कोई लड़की है या बुआ की कोई लड़की है तो शादी। और यहाँ पर भी कोई लड़की नहीं मिली हमारे योग्य तो थर्ड प्रेफरेंस है ग्राम अंतर विवाह, गांव के अंदर ही विवाह करेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि साउथ की सिनेमा देखते हो तुम लोग, एक ही घर में ढेर सारे लोग रहते हैं ना, बड़ा बड़ा परिवार होता है, उसमें पता है उसी में दामाद भी है, उसी में सब भी है, सब उसी में से बढ़ जाते हैं। इसलिए साउथ इंडिया में नातेदार दो चार घर में नहीं हो जाते, इसलिए नातेदार संबंधों का विस्तार बड़ा सीमित होता है। नॉर्थ इंडिया में नातेदारी संबंधों का विस्तार बड़ा ज्यादा होता है। हमारे बाबा 4 भाई, पिताजी सबके 2 बेटे 3 बेटे, तो पिताजी के 3 भाई 4 भाई, बेटियां भी तो 15-16 हमारे चाचा हो गए, 15-16 हमारी बुआ हो गई। इसके बाद फिर सबके बच्चे हुए तो 20-25-30-40 हम लोग भाई बहन हो गए। फिर सबका ससुराल अलग अलग गाँव में होगा तो सोच लो 150 घर हमारे नातेदार हो गए, नहीं हो गए 150 गाँव में हमारी नातेदारी हो गई। सोचो हमारी नातेदारी कितनी विस्तृत हो गई। साउथ में हमारे पापा जी छत पे खेलते थे, बगल के घर के छत पे मेरी मम्मी खेलती थी, दोनों की भी शादी हो गई, मम्मी छत पर के इधर चली आई। हम पैदा हुए, हम भी छत पर खेलते थे और मामा की लड़की भी छत पर खेलती थी। हमारी उसकी शादी हो गई, मामा की लड़की भी इस छत पे, इस छत से इस छत पे, इस छत पे, पता चला 2-3 घरों में ही सारी नातेदार। समझे? तो विवाह से भी नॉर्मली हर जगह नहीं, लेकिन हमारे समाजशास्त्रियों ने इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखा है कि विवाह और परिवार से भी व्यक्ति का स्टेटस ऊपर नीचे होता है। इसलिए यह भी सामाजिक गतिशीलता का एक स्रोत है। हम एक बार लिख देंगे परिवार एवं विवाह, छठा पॉइंट। व्यक्ति की स्थिति को उच्च करके विवाह एवं परिवार या परिवार एवं विवाह डैश ये कैसे करते हैं तो व्यक्ति की स्थिति को या परिस्थिति को उच्च करके। एक लास्ट पॉइंट दे दो, सेना एवं युद्ध। हालांकि ये दोनों पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन सोशियोलॉजी की किताबों में पाया जाता है और समाजशास्त्रियों ने लिखा है, तो हम चाहें तो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है कि बड़ा में लिखना है छोटा में लिखना है। अगर बड़ा में लिखना है तो दोनों पॉइंट भी हम डाल सकते हैं, सेना और युद्ध। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध के समय, अब ध्यान दो मेरी बात, ये कैसे युद्ध के समय समाज में सैनिकों का स्टेटस निम्न हो जाता है या घट जाता है, ऊपर हो जाता है, ऊपर। फिर सैनिकों को लोग सलाम से कई जगहों पर देखोगे जहां युद्ध हुआ, इसके बाद पता चला सैनिक निकलते हैं तो ताली बजाते हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे। पता चला जिस देश में 20-25-50 साल से युद्ध नहीं हुआ उनके सैनिक लड़े ही नहीं है, तो लगता है सब खाली खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर युद्ध हो लगातार वो हमारी रक्षा कर रहे हो तो उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव बढ़ेगा। इस सेंस में कुछ विद्वानों ने लिखा है, तो आप लिख दीजिए युद्ध के समय व्यक्ति की स्थिति को ऊंचा उठाकर। निष्कर्ष, निष्कर्ष दो पॉइंट निष्कर्ष में हम लिख देंगे। अब एक लाइन बताओ, बिना मेरे लिखवाए पढ़ा, इतना तो पढ़ा दिया हो, सोच के बताना होगा। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत परंपरागत समाजों में अधिक थे या आधुनिक समाजों में अधिक है? लिखो, तेज हो गए। पहला पॉइंट, परंपरागत समाजों में व्यक्ति की प्रगत स्थिति को महत्व, प्रगत समझ में आ रहा है, जो जन्म से मिलती है। परंपरागत समाजों में व्यक्ति की प्रगत स्थिति को महत्व डैश फलतः सामाजिक गतिशीलता के स्रोत कम, फलतः सामाजिक गतिशीलता के स्रोत कम। दूसरा, आधुनिक औद्योगिक समाजों में, आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति को महत्व, फलतः सामाजिक गतिशीलता के स्रोत की अधिकता में वृद्धि। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत की अधिकता में वृद्धि। एक टॉपिक और दूसरा जो आपके सिलेबस में है लिख लेते हैं, सामाजिक गतिशीलता के कारक, सामाजिक गतिशीलता के कारक। ओके, देखिए हेडिंग डाल दिया आपने, कैपिटल ए सामाजिक गतिशीलता का अर्थ,
कैपिटल बी, सॉरी, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ नीचे एरो दिखा लिखो। स्तरीकरण की व्यवस्था में किसी व्यक्ति या समूह के स्तर में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। स्तर में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। ओके, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। कैपिटल बी, सामाजिक गतिशीलता के कारक का अर्थ सामाजिक गतिशीलता के कारक का अर्थ इसके नीचे लिखो, वो सभी घटनाएं, वह सभी घटनाएं जो आधुनिक समाज में व्यक्ति या समूह के स्तर परिवर्तन को संभव बनाते हैं। गतिशीलता के कारक कहे जाते हैं। गतिशीलता के कारक कहे जाते हैं। जैसे डैश, एक नंबर कारक, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। चलेगा? हाँ या ना? 2 नंबर, आधुनिक शिक्षा, शिक्षा नहीं, आधुनिक शिक्षा है या नहीं? आधुनिक शिक्षा से हमारी स्थिति सुधरती है या नहीं सुधरती? हमारी सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है तो स्थिति कैसे सुधरती है? धर्म का प्रभाव हमारे ऊपर खत्म हो जाता है और हम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करना। हमारी जाति व्यवस्था में या हमारे समाज में अगर धर्म का कठोर प्रभाव आज भी बना रहता तो जातीय सोपान में निचले पायदान की जातियां अपने जातीय कर्म को ही करती रहती। वो कभी भी अपने जातीय पेशा को छोड़कर, अगर डूम है तो मान के चलता कि इस जन्म में ईश्वर ने हमें यही काम दिया है कि हमें लोगों का मुर्दा जलाना, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, या पाप होगा। चमार के ऊपर धर्म का प्रभाव होगा, समाज में धर्म का प्रभाव होगा तो चमार सोचेगा कि ईश्वर ने हमें इस जन्म में चमड़े का काम करने के लिए कि मरे मवेशियों का हम चमड़ा निकाले, उसका जरूरत पड़े तो कुछ सामान बनाए, इसीलिए में जाए, इसके अलावा हमारा कोई भी और काम पाप है। तो जब तक धर्म का प्रभाव रहेगा तब तक तो वह अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं करेगा। इसलिए तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति को अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रयास चलेगा। दूसरा है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा भी है, आधुनिक शिक्षा दोनों सेंस में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी फैलाती है और आधुनिक शिक्षा योग्यता के आधार पर ऊपर उठने का अवसर देती है। आई रिपीट, आधुनिक शिक्षा योग्यता के बल पर अपने व्यक्ति को अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का अवसर देती है। जातीय सोपान में नीचे की जातियां या लिंग असमानता में महिलाएं जिनकी स्थिति निम्नतर थी, योग्यता के बल पर योग्यता वाली नौकरियां नहीं आती जहां एग्जाम पास करके व्यक्ति को काम मिलेगा, जन्म से काम नहीं मिलेगा। जातीय सोपान में पहले वाली जातियां वहीं की वहीं पड़ी रहती, इस योग्यता के आधार पर काम के अवसर के कारण इनको अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का अवसर मिला। तीसरा पॉइंट, आधुनिक मूल्य व्यवस्था। आधुनिक मूल्य व्यवस्था ये कैसे कैसे आधुनिक मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? वो लक्ष्य आदर्श जिसको समाज मान्यता देता है। अच्छा, समाज जिसको मान्यता देगा उससे हम बियॉन्ड नहीं जा सकते, हमें तो उसके अनुसार चलना होगा। कल समाज किसको मान्यता देता था? समानता को या सोपानिकता को? सोपानिकता को। पराधीनता को या स्वतंत्रता को? पराधीनता को, है ना? क्योंकि परंपरागत समाज धर्म प्रधान समाज था और धर्म प्रधान समाज के केंद्र में भगवान जी होते हैं और भगवान जी और आम जनता बराबर नहीं हो सकते। भगवान जी और आम जनता बराबर नहीं हो सकते। हमेशा ईश्वर और फॉलोअर्स में सोपानिक संबंध होता है, हाँ या ना? ईश्वर हमेशा अनुयायियों से ऊपर होगा और अनुयायियों को हमेशा ईश्वर के अधीन रखा। और मान लो मैं ही ईश्वर हूं, सो कॉल्ड। इसलिए परंपरागत समाजों में अगर किसी को ऊपर वही रहा जो ईश्वर के नजदीक रहा। राजा भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए राजा को भेजा, इसलिए हमारा धर्म है कि हम राजा की आज्ञा का पालन करें। प्रजा को हमेशा राजा से बराबरी नहीं करनी चाहिए। सोपान क्रम में राजा ऊपर है, प्रजा नीचे है। प्रजा को हमेशा राजा की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। क्यों भाई? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है, पति परमेश्वर, यार पति परमेश्वर है, इसलिए पति और पत्नी में बराबरी तो हो ही नहीं सकती। हमेशा सोपान क्रम में पत्नी नीचे रहेगी, पति ऊपर। हमेशा पत्नी को पति के अधीन रहना, पराधीनता, स्वतंत्रता नहीं। तो परंपरागत समाजों ने धर्म से संबंध करके राजा ब्रह्मा के मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। बाजू से निकला क्षत्रिय, उदर से निकला वैश्य, पैरों से निकला शूद्र। निम्नतर स्थान पैरों का है, शूद्र का है। तो जो भी हायरार्की बनाई गई दुनिया के सभी समाजों में पराधीनता को स्वीकार किया गया, वो धर्म के आधार पर ही स्वीकार किया। इसलिए परंपरागत समाजों के लिए सामाजिक मूल्य क्या था? पराधीनता, सोपानिकता, मानव द्वारा मानव का शोषण। राजा अगर प्रजा का शोषण करना गलत नहीं है, अहोभाव
आज मेरे पति ने मुझको मारा। एक परंपरागत भारतीय समाज में पति पत्नी की पिटाई भी कर दे तो पत्नी दुखी नहीं होती थी। आज पति ने मुझे पीटा, क्योंकि पति कभी गलत पीट नहीं सकता है। पति भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान और परफेक्ट होता है, पति भी और परफेक्ट होता है। पति कभी गलत कर ही नहीं सकता है। पति ने नहीं पीटा है, पति के रूप में परमेश्वर ने मुझे इसी पूर्व जन्म के पाप का दंड दिया है। पति तो परमेश्वर है। सोचो, तो धर्म के नाम पर ही सोपानिकता को स्वीकार किया था। यह सामाजिक मूल्य व्यवस्था। सामाजिक मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन आया। परंपरा की जगह आधुनिकता के मूल्यों का जब प्रवेश हुआ, पराधीनता सोपानिकता की जगह समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों का प्रवेश हुआ, तो व्यक्ति को अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का एक मोटिवेशन मिला और स्थिति में बदलाव हुआ। गतिशीलता की दर बढ़ी तो गतिशीलता का स्रोत मूल्य व्यवस्था। क्लियर है? अगला लिख रहे हो आप? ये हम लोग लिख दिए हैं, ये लिख दिए हैं, कारक लिख रहे हैं। आधुनिक शिक्षा एक एक लाइन में खाली लिख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि आप कर दोगे। आधुनिक शिक्षा हो गया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। शुरू में हम लोगों ने क्या दिया है बच्चा? शुरू में दिया है राजनीतिक संस्थाएं, दिया ना? और यहाँ हम दे रहे हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी सामाजिक गतिशीलता की दर को बढ़ाने वाला प्रमुख कारक रहा। वहां दिया है शैक्षणिक संस्थाएं, यहाँ दे रहे आधुनिक शिक्षा, वहां देंगे आर्थिक संस्थाएं और यहाँ देंगे औद्योगिकरण, है ना? औद्योगिकरण ने योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर दिया और व्यक्ति को स्थिति को ऊपर उठाने का अवसर दिया गतिशीलता की दर में। क्लियर है? देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। संख्या बल का लाभ उठाया, चुनाव जीत गया और मायावती मुख्यमंत्री। पांचवा, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण ने कैसे गतिशीलता की दर को बढ़ाया बताओ? की वर्ड पकड़ो ना, फिर मैं आगे नहीं पूछूंगा। औद्योगिकरण ने गतिशीलता की दर को कैसे बढ़ाया? योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर देकर, योग्य व्यक्तियों को यहां से वहां बुलाकर व्यक्ति गतिशीलता को बढ़ा दिया और योग्यता के आधार पर नौकरी का अवसर देकर व्यक्ति को अपनी स्थिति को ऊपर सुधारने का मौका दिया। गतिशीलता की दर को बढ़ाया। नगरीकरण, नगरीकरण ने कैसे बढ़ाया? बोलो, सही बोला। अवसरों में वृद्धि की है नगरीकरण ने, चलेगा? नगरीकरण ने अवसरों में वृद्धि की। नगरीकरण ने योग्यता के आधार पर ढेर सारे नए नए अवसरों का को संभव बनाया। रोजगार के ऐसे ऐसे अवसर उत्पन्न हुए जो परंपरागत जाति व्यवस्था के आधार पर नहीं संचालित हो रहे थे। ऐसे नए नए काम आ गए जिसको कि जाति से बियॉन्ड जाकर के करना पड़ रहा था और इसमें वही सफल होगा जो योग्य होगा। तो योग्यता के बल पर इसने ढेर सारे अवसरों को उपलब्ध कराया और इसने अपरिचितता का माहौल संभव बनाया। नगरीकरण का मतलब अपरिचित, है ना? यहाँ पर व्यक्ति को अपनी जाति को छुपाकर नया धंधा पानी करना आसान हो गया। हम मंगरू राम थे, शूद्र श्रेणी से बिलोंग करते थे। गांव में मन किया कि होटल खोले। एक तो होटल का कंसेप्ट गांव में नहीं था, दूसरा काम कर नहीं सकते थे, वही करना था जो जातीय पेशा में हमारा था। गांव में तो हम वही करेंगे ना जो हमारा जातीय पेशा। गांव में तो दूसरा पेशा अपना नहीं सकते हैं, शहर में दूसरा पेशा अपनाने का हमें अवसर मिला और वहां पर हम अपना जाति छुपाकर होटल खोल दिए। कौन जानता है किस जाति का होटल है? डरने से समारे अपरिचितता। तो कई रूपों में नगरीकरण ने गतिशीलता की दर को बढ़ाया। औद्योगिकरण और नगरीकरण। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर ही नहीं होता तो ट्यूबर कहां से होते? यूट्यूब ही नहीं होता तो ट्यूबर कहां से होते? है ना? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से एक सॉफ्टवेयर बनाया और ऊपर चला गया। तो तकनीकी विकास ने, तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले तीव्र विकास ने भी बढ़ाया। अगला है यातायात के साधनों का विकास। चलेगा ये भी? ये ज्यादातर कौन वाला? स्थानीय गतिशीलता, क्षैतिजीय गतिशीलता में वृद्धि का कारण रहा है यातायात के साधनों का विकास। और अगला है वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति। मेरी पत्नी के बहन का लड़का कौन लगेगा? सिसिट में क्वेश्चन आता है कि नहीं? माँ की बहन के लड़के रिलेशन पे क्वेश्चन होता है ना एक दो। तो मेरी पत्नी के बहन का लड़का कौन होगा मेरा? पत्नी का भतीजा हुआ तो मेरा भी भतीजा ही होगा। वो अभी आया हुआ था, 3 महीने पहले की बात है और बीटेक है, बट उसको जुनून था कुछ कुछ यूट्यूब पर बना करके यूट्यूबर बन रहा था और उसका 1200 सब्सक्राइबर था। ठीक है? और यहीं पर यहाँ आया तो यहाँ पर भी अपना काम जारी कर रही होता। मेरे स्टूडियो में जाके डेली एक वीडियो बनाकर डाल देता था, ऐसे ही बकवास। अचानक इसी बीच में बैठा हुआ था तो उसका एक वीडियो वायरल हो गया। सोचो 1200 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया उसका 6 दिनों के अंदर। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कम से कम 16-17 मिलियन व्यू हो गया। एक छोटा लड़का, नया लड़का जिसने अभी अभी जस्ट बीटेक खत्म करके शुरू किया हो, दुबला पतला, जिसका मात्र 1200 सब्सक्राइबर हो। ये संचार क्रांति का ही तो परिणाम है। आया ना? 10 बार टीवी पे आ गए तो पॉपुलर हो गए। आया ना? तो संचार क्रांति ने भी गतिशीलता की दर को बढ़ा दिया है। यातायात के साधनों ने कैसे बढ़ाया है? कैसे कोरिलेट करोगे? यातायात के साधनों ने गतिशीलता की दर को कैसे बढ़ाया? इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सब तुम दिल्ली चले आए। क्षैतिजीय गतिशीलता में आएगा कि नहीं तुम्हारा दिल्ली आना? जवाब दो। गतिशीलता में दोनों आ गया, क्षैतिजीय और वर्टिकल दोनों। क्लियर है? डिस्कस। देखो, आधुनिक औद्योगिक समाजों में बंद स्तरीकरण या मुक्त, आधुनिक औद्योगिक समाजों में मुक्त स्तरीकरण व्यवस्था का प्रचलन, मुक्त स्तरीकरण व्यवस्था का प्रचलन, फलतः
कई कारक उत्तरदायी। चलेगा? बोलो। सेकंड पॉइंट, समकालीन समाजों में आधुनिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी विकास, संचार क्रांति एवं वैश्वीकरण सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारक के रूप में क्रियाशील है। यहां भी है लिख दो, और लास्ट में जो कंक्लूज करेंगे तो ये दिखा सकते हैं कि आज इन सभी कारक, जो कि कारक पहले कम थे, आज कारक आधुनिक औद्योगिक समाजों में गतिशीलता के कारक पहले की तुलना में आज ढेर सारे हो गए हैं, और इन सभी कारकों में वैश्वीकरण, संचार, ये सब कारक ज्यादा। चलेगा? सिलेबस के सारे टॉपिक आपके खत्म हो गए, ठीक है, बट दो टॉपिक ऐसे ही मैंने लिख दिया है। मेरा सुझाव है कि आप उसको भी देख लेंगे। मैं केवल टॉपिक का नाम लिखवा दे रहा हूं, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन। यहां पर इस तरह के टॉपिक को जब हम लिखते हैं, ध्यान दो, अभी सामाजिक परिवर्तन हम नहीं पढ़े हैं, जब हम टॉपिक लिख रहे हैं, याद रहेगा। हाँ, स्तरीकरण की किसी व्यवस्था में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन सुना हुआ है आप लोगों का नाम? ये वर्ड सुना हुआ है? परिवर्तन क्या है? डिफाइन चेंज। व्हाट इज चेंज? स्थिति में सुधार। कीवर्ड नहीं पढ़ पा रहे। परिवर्तन को हम डिफाइन करेंगे तो क्या? रमेश की स्थिति सुरेश की स्थिति से बेहतर है, ये परिवर्तन है? बोलो। परिवर्तन को हम दो के आधार पर देखते हैं, एक ही में? एक ही में। अब ये वर्ड आया कि जब भी हम परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, तुलना परिवर्तन नहीं है, तुलना परिवर्तन नहीं है। हम भारतीय समाज और अमेरिकी समाज के बीच तुलना कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं है। एक ही समाज में, एक ही घटना में, एक ही चीज में दो कालखंडों के बीच जो डिफरेंस है, आज के 15 साल पहले ये बहुत मोटी थी, 80 किलो की, आज सुख के पतली हो गई है 30 किलो की। दो कालखंडों के मध्य जो डिफरेंस आया ना, यही डिफरेंस 80 से 50 घट गया किलो, यही परिवर्तन। ये परिवर्तन का डेफिनेशन मैंने कहा। और ये परिवर्तन यदि हम समाज में देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन। तो अगर हम सामाजिक परिवर्तन को डिफाइन करें तो किसी भी समाज में दो कालखंडों के मध्य जो डिफरेंस है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का डेफिनेशन है बच्चा। किसी भी समाज में दो कालखंडों के मध्य अंतर, एक समय से दूसरे समय में जो उसी में अंतर आया, बदलाव आया, वो परिवर्तन कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। उसी सामाजिक परिवर्तन को थोड़ा और लंबा चौड़ा डेफिनेशन देना है तो समाज को बड़ा कर दो। समाज के समूहों में, समितियों में, संबंधों में, संस्थाओं में दो कालखंडों के मध्य होने वाले किसी भी अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने समाज की परिभाषा को बड़ा कर दिया। बाकी तो क्रक्स पॉइंट वही है ना जी, समाज, एक ही समाज, दो कालखंड, डिफरेंस। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा का ये दो क्रक्स है। इसी क्रक्स को पकड़े 10 समाजशास्त्री होंगे। और जब सामाजिक परिवर्तन का चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर में परिभाषा रहता है ना, मैकआइवर पेज के अनुसार, तुर्कीम के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार, फलाना के अनुसार, टिकना के अनुसार, 10 लोगों के अनुसार परिभाषा दिया जाता है और फिर लास्ट में कंक्लूड किया जाता है। इतने लोग परिभाषा क्यों देते हैं? कहां डिफरेंस है? क्यों इतने लोगों को देने की जरूरत पड़ी? तो दो पॉइंट यहां पर स्टैटिक है, दो कालखंडों के मध्य डिफरेंस सबकी परिभाषा में रहेगा। समाज की परिभाषा अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। अगर मैकआइवर पेज ने कहा कि सामाजिक संबंधों के जाल कौन समाज कहते हैं, तो मैकआइवर पेज सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या देगा कि सामाजिक संबंधों के जाल वाली किसी भी व्यवस्था में दो कालखंडों में जो अंतर आता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगर जॉनसन कहते हैं कि समाज एक बृहद समूह है जिसमें हम पैदा लेते हैं, जिसमें हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मर जाते हैं, तो समाज की परिभाषा उनकी अलग है। तो वहां पर सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा अलग हो जाएगा। इस समाज के बृहद समूह में दो कालखंडों के मध्य होने वाले बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसी ने समाज को सामाजिक समूहों के संग्रह के रूप में देखा, तो किसी ने समाज को ढेर सारे सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया और संस्था, समिति, समुदाय के संग्रह के रूप में देखा, तो उसकी परिभाषा होगी कि समाज के ढेर सारे समूहों, संस्थाओं, समितियों, मूल्यों, मानदंडों, नियमों में दो कालखंडों में जब कोई अंतर आता है तो उसको हम सामाजिक परिभाषा करना सीख जाओ, समाजशास्त्री बन जाओगे। क्रक्स को पकड़ो, परिभाषा रट के कभी भी हम परिभाषा नहीं याद रख सकते, और समझ जाएंगे तो हम अपनी परिभाषा बनाएंगे और कभी गलत नहीं होगा। ये सामाजिक परिवर्तन है बच्चा। सामाजिक गतिशीलता क्लियर है? अब दोनों में अंतर तो क्लियर हो गया, क्योंकि जब दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो तो दोनों में अंतर क्लियर है। तो सामाजिक गतिशीलता को
डिफाइन कर देंगे, सामाजिक परिवर्तन को डिफाइन कर देंगे और सामाजिक परिवर्तन का गतिशीलता में अंतर भी कर देंगे। दोनों में रिलेशन क्या है ये जान जाएंगे तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जब सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है बच्चा, क्या बता सकते हो कि आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तेज है या परंपरागत समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तेज थी? आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तेज है और आधुनिक औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता की दर भी तीव्र इतनी होती तो है। तो जहां सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है वहां सामाजिक गतिशीलता की दर भी तीव्र होगी, और जहां सामाजिक परिवर्तन की दर धीमी है परंपरागत समाज में वहां सामाजिक गतिशीलता की दर भी धीमी। अपोजिट करके देखो तो जहां सामाजिक गतिशीलता की दर बहुत तीव्र होगी, तो फट से ऊपर नीचे हो रहा है तो परिवर्तन की, क्योंकि आपकी स्थिति में अंतर भी तो आएगा ना, डिफरेंस की परिवर्तन है दो कालखंडों में, तो वहां सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होगी, वहां परिवर्तन की गति भी तीव्र होगी, और जहां सामाजिक गतिशीलता की दर धीमी होगी वहां सामाजिक परिवर्तन की दर भी धीमी। यही दोनों के बीच जो रिलेशन है यही इसमें बताना है, अर्थ बता देंगे दोनों का, डिफरेंस बता देंगे दोनों का, और फिर दोनों के बीच संबंध बता करके निष्कर्ष देंगे। अब तो नहीं है, अगर सिलेबस में नहीं है बच्चा, बट कहीं ना कहीं छुपा हुआ 100% आने की संभावना नहीं होती, 10% आने की संभावना होती है, और आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं लिख दोगे। क्लियर है? चलिए एक और टॉपिक है, आप देख लीजिए तो फिर हम लोग इसको खत्म कर देंगे। देखिए सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास। सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास। गतिशीलता का क्लियर है, आर्थिक विकास क्या? आर्थिक विकास क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अब लोग मार खाओगे, इसमें कितने लोग हैं जो इकोनॉमी पढ़ चुके हैं? तो बात ऐसे मत उठाओ, ऐसे भी उठ सकता है, यहाँ पता चलेगा। अब तो आर्थिक विकास इतने लोग पढ़ चुके हो तो क्लियर होना चाहिए ना। उत्पादन वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। मैं सहमत इस परिभाषा से नहीं हूं, मुझे तो लग रहा है कि आर्थिक विकास नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि है। आई थिंक इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट डेवलपमेंट। केवल मात्रात्मक आपने डाल दिया, गुणात्मक को गायब कर दिया। गुणात्मक भी है या नहीं है, जवाब दो। अब जैसे होता क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं सब पढ़े हो, जैसे मेरा अपना फिलोसफी है, मैं हो सकता है गलत हूं, मैं आपके पढ़ाने के तरीके में 1 महीना ज्यादा लगाता हूं, 2 महीना ज्यादा लगाता हूं, कारण मैं उद्गम को बता देता हूं ताकि आपको पढ़ने की आपकी क्षमता विकसित हो जाए। डिफिनेशन में सब गड़बड़ा है, यहाँ सारे बैठे हो और सब पढ़ चुके हो, बाला टॉपिक ही पढ़े हो। अब जब इसके विकास की कहानी सुनोगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं तुलसी वाली केवल चौपाई सुना दूं तो भूलने की संभावना ज्यादा होगी, और मैं कहानी करके चौपाई सुनाऊं, एक बार काशी में तुलसीदास जी प्रवचन दे रहे थे, उनके गांव के 2 लोग गए, तो याद रहने की संभावना ज्यादा रही। जब यूरोप में 1750 में औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तेजी से मशीनों से उत्पादन हो गया, उत्पादन की दर बहुत तेज बढ़ी, तो अर्थशास्त्र में पहली बार इस बदलाव के लिए, इस नई घटना के लिए एक शब्द यूज किया गया, आर्थिक विकास। क्लियर? आर्थिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, नेशनल इनकम में वृद्धि, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि, आर्थिक विकास। याद रहेगा? लेकिन कालांतर में समाजशास्त्रियों ने अर्थशास्त्रियों की इस परिभाषा को चैलेंज किया और कहा कि आर्थिक विकास में उस सामाजिक पैमाने पर मापा जाना चाहिए। केवल आर्थिक विकास का ही परिभाषा पर्याप्त नहीं है, ये तो वृद्धि है, ये तो मात्रात्मक है, इसमें गुणात्मक पक्षों का अभाव है। इसके बैंक में बहुत पैसा बढ़ गया, इसके बैंक में कम पैसा है, लेकिन इसने उस पैसे से हेल्थ सुविधा लेती है, पढ़ाई लिखाई करती है, इसके पढ़ाई लिखाई का स्तर ज्यादा, इसका नहीं, तो विकास किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। तो उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में वृद्धि, शिक्षा के स्तर में सुधार, इस कॉल। तो अब आया विकास की परिभाषा में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को क्लब कर दिया गया रहेगा, और फिर हुआ 2 कंसेप्ट यही बना, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पहले वाले को कह दिया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, यहीं से ग्रोथ, वृद्धि, समृद्धि शब्द यूज किया जाने लगा, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उधर समाजवादी आंदोलन शुरू हो गया था, मार्क्सवादी आंदोलन शुरू हो गया था, तो मार्क्सवादियों ने कहा कि ये भी विकास की सही परिभाषा नहीं है, सही मायने में विकास तो वो है जहां केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की इनकम बढ़े, जीवन स्तर सुधरे, आय का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य का स्तर सुधरे, और ये थोक भाव में गरीबों का कुछ भी नहीं सुधरे, ये विकास नहीं होगा। विकास को सामाजिक न्याय के पैमाने पर मापा गया, और तब आया सामाजिक न्याय से युक्त विकास, समानुपातिक विकास, समावेशी विकास जिसको आजकल कहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी, यानी सबका विकास। विकास का परिभाषा में सोशल जस्टिस क्लब हो गया। 1970 में कुछ भूगोल के विद्वानों ने इस विकास की परिभाषा पर क्वेश्चन मार्क लगाए और कहा कि सबका विकास तो इसमें हो रहा है, चलेगा, लेकिन इनके बच्चों का विकास पता नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का इस हद तक दोहन हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण नाम कर रहे इस विकास के चक्कर में
कि अगली पीढ़ी का विकास होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है। इस विकास की अवधारणा में अब एक नया बदलाव आया कि पर्यावरण को बचाए रखते हुए विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1970 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। 80 तक जाते जाते हम पूरे विश्व को एक गांव के रूप में, एक समाज के रूप में दिखने लगे। और तब विकास की अवधारणा में एक पांचवा बदलाव आता है, इसको रिफ्लेक्सिव डेवलपमेंट। या विकास को केवल एक देश या नेशन स्टेट के पैमाने पर नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि विश्व विकास की संकल्पना को अपनाया गया। तब जाके यूएन के नेतृत्व में आपने पढ़ा होगा, अब मैं यहीं से आपकी पढ़ाई को टैग कर देता हूं, जो आपने इकोनॉमी में पढ़ाया होगा कि 2000 में जाकर के पहली बार यूएन के नेतृत्व में विश्व विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। पहले अलग अलग देश अपने विकास के लिए नीतियां बनाते थे, इसको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा गया, जिसको 2000 से 2015 तक रखा गया था, जिसमें 8 लक्ष्य थे। और 2015 से 2030 तक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, ये विश्व विकास लक्ष्य। तो आज के डेट में विकास मतलब पांचों चीज। अगर हम कहें कि डिफाइन डेवलपमेंट, तो आपको पांचों चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? विकास। अब मुझे लगता है कि विकास में कहीं कोई कंसेप्ट गड़बड़ी आपकी नहीं है। अब हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता। दोनों का परिभाषा क्लियर है? दोनों की परिभाषा में अंतर भी क्लियर है? कर दोगे? आर्थिक परिभाषा, सामाजिक गतिशीलता का मतलब डैश डैश डैश, आर्थिक विकास का मतलब डैश डैश डैश। दोनों में अंतर, इसमें स्तर परिवर्तन होता है, दोनों का अंतर भी हम कर देंगे। दोनों में रिलेशन क्या? जहां पर भी आर्थिक विकास की दर तीव्र होगी वहां सामाजिक गतिशीलता पर क्या असर पड़ेगा? सामाजिक गतिशीलता की दर भी तीव्र होगी, क्योंकि आर्थिक विकास की दर तीव्र होगी तभी जब आर्थिक विकास के ढेर सारे अवसर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर्थिक विकास की दर को तीव्र करती है, तो औद्योगिकरण आर्थिक विकास की दर को तीव्र करती है। और ये दोनों ही चीजें व्यक्ति की परिस्थिति को ऊपर उठाने में भी सहायक होती है। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार आर्थिक विकास की दर को तीव्र करती है, और ये भी व्यक्ति के स्टेटस को ऊपर उठाने यानी सामाजिक गतिशीलता में सहायक होती है। ये समझा देना है कि कैसे आर्थिक विकास की तीव्र गति सामाजिक गतिशीलता की गति को तीव्र करती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कर दोगे? सामाजिक गतिशीलता की तीव्र गति आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? सामाजिक गतिशीलता की दर यहाँ बहुत तीव्र हो, वहां आर्थिक विकास की दर कैसे? ये तो हम भी बोल देंगे कि तीव्र होगी। सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होगी मुक्त अर्थव्यवस्था में, मुक्त व्यवस्था में जहां सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होगी, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा। प्रतिस्पर्धा जहां ज्यादा होगा वहां आर्थिक विकास में तीव्र होगा या नहीं होगा? क्योंकि आर्थिक विकास की तीव्रता के लिए प्रतिस्पर्धा का तीव्र होना ज्यादा जरूरी है। जहां सभी को अपनी अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कंपटीशन होगा, हम भी उठे, हम भी उनसे ऊपर उठे, हम भी उनसे ऊपर उठे, जहां भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, सामाजिक गतिशीलता की दर भी बढ़ेगी। जहां सामाजिक गतिशीलता की दर बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो आर्थिक विकास की दर भी। ये टॉपिक मैंने ऐसे ही करा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये ध्यान रहे कि हमने एक पूछा है तो दो करा दिया। सिंपल सिंपल तो कर दोगे बट यूपीएससी। क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की समृद्ध प्रणालियों में संभव है? अनुसंधान कार्य से सुधारण स्पष्ट। अब क्वेश्चन कितना प्यारा है। पहले तो प्यारा है कि समृद्ध क्या, भैया ने बंद के लिए हिंदी कर दिया समृद्ध, तो थोड़ा टेंशन देगा। इंग्लिश देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लोज नहीं, क्लोज्ड सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम और क्लोज सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम। क्लोज मतलब बंद वाले, राइट? अभी क्वेश्चन आपको कहां ले जा रहा है? ये क्वेश्चन ले जा रहा है स्तरीकरण की बंद व्यवस्था में भी गतिशीलता होती है। हम लोग पीछे पड़े हैं ना कि कोई भी व्यवस्था पूर्णतः बंद या पूर्णतः खुली नहीं होती। दिया है नीचे का लाइन देखो, अनुसंधान कार्यों से। और किसका रिसर्च है? सेलवास का। मैंने कहा था इंडियन सोसाइटी में, याद आ रहा है कि किस तरीके से गतिशीलता को उन्होंने दिखाया है। द्वैता जाति वाला उदाहरण, मराठा वाला उदाहरण याद आ रहा है या नहीं आ रहा? संस्कृतिकरण का उदाहरण। तो पढ़े रहोगे व्यापक तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां ले जा रहा है। किधर? समृद्ध समाज तंत्र में भी यूपीएससी में सबसे बड़ा टेढ़ा चीज जानते हो क्या होता है? हम लोगों की एक आदत हो गई है, मेरी एक शिकायत है मेरे बारे में, हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूं, राइट? ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे घर में, क्योंकि आजकल एक फैशन आ गया है बड़ा इजी गोइंग शब्दों में पढ़ाना। बंगाली में पढ़ाओ तो बच्चे ज्यादा कनेक्ट होंगे, बट आंसर तो या तो हिंदी में लिखना होगा और आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। आया ना? नहीं, पढ़ते समय अगर हम 6-7-8 घंटा पढ़ महीने पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की तैयारी के क्रम में आपको भाषाई, मुझे जो लगता है इसलिए एक टीचर के रूप में मुझे लगता है इस पढ़ने के क्रम में ही हम अपने आप के उत्तर लिखने के लिए जिस तरह की भाषाई क्षमता वो भी सुधरता जाए। दूसरा आएगा कि अगर आपके पास सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी और